सो लास्ट इसमें अपन ने बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कशन किया था. ओके, वी सॉ कि बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का क्या रिलेशनशिप है, बेसिकली ये अपन ने देखा था लास्ट इसमें. ओके, तो हमने देखा कि व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड becomes equal to the external vapor pressure, you get boiling. Okay, that is what we said. अगर मैं एक्सटर्नल वेपर प्रेशर इंक्रीज करता हूँ तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा, और एक्सटर्नल वेपर प्रेशर अगर डिक्रीज करता हूँ तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा. ये अपन ने डिस्कस किया था लास्ट इसमें. नाउ हम लोग जो बात कर रहे हैं वो, अगर मैं सॉल्यूशन बनाता हूँ जिसमें सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल है और सॉल्वेंट वोलाटाइल है, ठीक है ना, इस केस में क्या होगा, ठीक है ना. तो वेपर प्रेशर की बात करें, ध्यान में रखना पूरा जो चैप्टर है उसका जो सेंटर पॉइंट है दैट इज़ वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर के वजह से क्या इफेक्ट होता है, दैट इज़ व्हाट वी वांट टू नो. ओके, तो अगर मान लो कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मैंने सॉल्वेंट में डाल दिया, एग्जाम्पल अगर देना जाए इसका, ओके, एग्जाम्पल इज शुगर इन वाटर. Okay, water is volatile, okay, and sugar which is a solute, it is non-volatile. Okay, so non-volatile solute in volatile solvent. Okay, तो क्या होगा कि ये जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स है वो डिस्पर्स हो जाएंगे. यहाँ पे तुम देख सकते हो जो ब्लू पार्टिकल्स दिख रहे हैं, दीज आर बेसिकली सॉल्वेंट पार्टिकल्स, और जो जो ब्राउन पार्टिकल्स है दीज आर सॉल्यूट पार्टिकल्स. ओके, शुगर के पार्टिकल्स मान लो यहाँ पे. ओके, तो देखो जब सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं है तो ये सिचुएशन है, इजंट इट. एंड यू कैन सी कि यहाँ पे सरफेस पे सारे के सारे जो पार्टिकल्स है दीज आर सॉल्वेंट पार्टिकल्स. ओके, बिकॉज देर इज नथिंग एल्स, प्योर सॉल्वेंट है एंड नथिंग एल्स, तो सरफेस पे भी सॉल्वेंट के ही पार्टिकल्स रहेंगे. और जब इवापोरेशन होता है तो सरफेस से ही होता है, बिकॉज इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, इजंट इट. तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो सरफेस के पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं. इवापोरेशन हो रहा है, उसके वजह से वेपर प्रेशर बढ़ेगा. ओके, और वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो एट वन पॉइंट ये वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल वेपर प्रेशर, और जिसके वजह से बॉइलिंग शुरू हो जाएगा. ठीक है ना. अब मैंने अगर इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स ऐड कर दिए, शुगर के पार्टिकल्स ऐड कर दिए, तो क्या यहाँ पे सरफेस एरिया कम हो गया है? यू कैन क्लियरली सी दैट. यस, इजंट इट. क्योंकि कुछ जो पोजीशंस है सरफेस के दे आर ऑक्यूपाइड बाय शुगर पार्टिकल्स, तो यहाँ पे इफेक्टिव सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कम. ओके, सो बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट या सॉलिड सॉल्यूट इनटू द सॉल्यूशन, जो इफेक्टिव सरफेस एरिया है वो डिक्रीज हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी लोअर. ओके, मान लो कि इसको मैं बोलता हूँ PA1. ओके, और यहाँ पे जो आ रहा है इसको बोल रहा हूँ PA2. तो क्या मैं कंक्लूसिवली बोल सकता हूँ PA1 इज गोइंग टू बी मोर देन PA2 एट द सेम टेम्परेचर? ये क्यों हो रहा है डिक्रीज? बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल. ओके, और ये सॉल्यूट कैसा है? नॉन वोलाटाइल. ओके, तो यहाँ पे वेपर के पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, इसके वजह से वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा. सो सॉल्यूट के एडिशन की वजह से क्या हो रहा है? वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया. अब मेरे को बताओ बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट होगा इसका? ओके, टू गेट टू द सेम वेपर प्रेशर, इस केस में आई विल नीड टू हीट मोर. मेरे को ज़्यादा हीट करना पड़ेगा क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो चुका है. अगर वेपर प्रेशर कम हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा टू गेट टू द सेम वेपर प्रेशर. अंडरस्टूड है? जब मेरे को 1 ATM तक जाना है, अगर वेपर प्रेशर कम है किसी लिक्विड का, तो मेरे को उसको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा टू टेक दैट वेपर प्रेशर टू 1 ATM कंपेयर टू लिक्विड्स. ओके, से फॉर एग्जाम्पल आई टेक वन लिक्विड एज एसीटोन, ओके, एंड दूसरा ले रहा हूँ वाटर. 2 लिक्विड्स है. अब मेरे को बताओ किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है? जो वोलाटाइल रहेगा उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा, इजंट इट. वोलाटाइल कौन है ज़्यादा? एसीटोन. कॉमन एक्सपीरियंस है ना, नेल पेंट रिमूवर इज मोर वोलाटाइल देन वाटर. यस, तो इसके वजह से दिस इज गोइंग टू हैव लोअर
लोअर वेपर प्रेशर, सॉरी इज गोइंग टू हैव हायर वेपर प्रेशर, क्योंकि ये ज़्यादा वोलाटाइल है ना, हायर वेपर प्रेशर, एंड दिस इज गोइंग टू हैव लोअर वेपर प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर। दोनों का अगर टेम्परेचर रूम टेम्परेचर लेता हूँ तो मेरे को क्या दिखेगा कि एसीटोन का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, वाटर का वेपर प्रेशर कम है, तो मेरे को किसको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा टू टेक इट टू 1 atm? इसको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, वाटर को ज़्यादा हीट करना पड़ेगा टू टेक इट टू द 1 atm। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा, इजंट इट? तो ये कम टेम्परेचर पे बॉयल होगा, ये ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होगा। इज दिस अंडरस्टूड? सो यू कैन सी दैट हाउ वेपर प्रेशर इज रिलेटेड टू बॉइलिंग पॉइंट, ये हमने देखा। अब अगर मैं इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। अगर वेपर प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यही से राउल्ट्स लॉ डिराइव होता है। ओके, राउल्ट्स लॉ देखो, हेनरीज लॉ अपन ने देखा। हेनरीज लॉ काय के लिए था? इट वॉज अबाउट गैस दैट इज डिजॉल्व्ड इन लिक्विड, बराबर है। कार्बोनेटेड ड्रिंक ध्यान में रखना, ओके, सोडा, पेप्सी, कोका कोला, ये सारा क्या हो गया? हेनरीज लॉ। ओके, it was about gas particles that are solute, that are dissolved in solvent which is water. Raoult's law is actually about general solutions. Okay, इसमें अपन दो तरह के लिक्विड सॉल्यूशंस देखेंगे या फिर सॉलिड इन लिक्विड टाइप के सॉल्यूशंस। ओके, तो दोनों के लिए अप्लीकेबल है। तो देखो किस तरह से ये राउल्ट्स लॉ अप्लीकेबल है। पहले तो इसका डेफिनेशन देख लो। वेपर राउल्ट्स लॉ का एक जनरल डेफिनेशन ये है कि वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल। काय के लिए प्रोपोर्शनल है? अगर कोई सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर अगर देखते हैं अपन तो इट इज प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, एंड मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं यहाँ पे, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ओके, टू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन, इमेजिन कि देयर इज अ लिक्विड, ठीक है ना, ये लिक्विड आ गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक वाटर। ओके, अब वाटर के वजह से, वाटर यहाँ पे 100% है, तो यहाँ पे जो वेपर रहेगा दैट इज ओनली द वाटर। तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है दैट इज ओनली द लिक्विड वेपर प्रेशर। ओके, अब मैंने क्या कर दिया? सोल्यूशन बनाया। ओके, तो जो टोटल वेपर प्रेशर जो बनेगा यहाँ पे, ओके, ये सोल्यूशन का वेपर प्रेशर हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सोल्यूशन, इजंट इट? ये काय के ऊपर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पे सॉल्यूशन काय का है और किस रेशो में है। ओके, तो जो इनका मोल फ्रैक्शंस रहेगा उस मोल फ्रैक्शन के हिसाब से यहाँ पे वेपर प्रेशर डिफाइन होगा। ओके, सो इट इज अ वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। ओके, यहाँ पे दो तरह के वेपर्स है, तो दोनों के वेपर प्रेशर कितने हैं और इनका मोल फ्रैक्शन इस सॉल्यूशन में कितना है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि टोटल वेपर प्रेशर कितना रहेगा। ठीक है ना? जैसे मान लो दिस इज लिक्विड ए एंड दिस इज लिक्विड बी। ओके, कौन सा लिक्विड ज़्यादा वोलाटाइल है? कैन यू से दैट? सो यहाँ पे बी इज मोर वोलाटाइल, तो इसका वेपर प्रेशर, ओके, let's call as P1 and this is as P2. So we can say that P1 is less than P2. अब अगर मैं सॉल्यूशन को मिक्स करता हूँ तो ये जो सॉल्यूशन बना है इसका वेपर प्रेशर क्या रहेगा? इट इज़ गोइंग टू बी इन बिटवीन P1 टू P2, दोनों के बीच का रहेगा ना ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, बराबर है ना? इन दोनों का, ये जो दो लिक्विड्स है इन दोनों के बीच का ही वेपर प्रेशर यहाँ पे बनेगा। आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना? तो ये वेपर प्रेशर जो भी रहेगा इसको मैं बोल रहा हूँ, सो जस्ट टेक P1 टू P2, ओके, लेट्स कॉल दिस एज P3। सो P3 ये जो रहेगा, ये जो वेपर प्रेशर है दैट विल डिपेंड अपॉन मैंने इन दोनों को किस प्रपोर्शन में मिक्स किया है। ओके, अगर मान लो ज़्यादा A है इस सॉल्यूशन में, A का प्रपोर्शन ज़्यादा है, तो इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी क्लोजर टू P1, और अगर B ज़्यादा है तो इसका जो वेपर प्रेशर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी क्लोजर टू P2। ओके, सो इट डिपेंड्स अपॉन किस प्रोपोर्शन में अपन इसको मिक्स कर रहे हैं। सो राउल्ट्स लॉ में दो तरह के सॉल्यूशन बनेंगे। सो अपने पास सॉल्यूशन है,
स्पेस न रहने की वजह से मैं यहाँ पे स्क्वीज कर रहा हूँ। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट रहते हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। अब जो सॉल्वेंट है दैट इज ऑलवेज वोलाटाइल, करेक्ट है ना? सॉल्वेंट इज ऑलवेज वोलाटाइल, लेकिन सॉल्यूट हो सकता है दो तरह के हो। सो यू कैन हैव वोलाटाइल सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉरी ओके वोलाटाइल सॉल्यूट, और यू कैन हैव नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अंडरस्टूड है ना? दो तरह के। तो सॉल्यूशन कितने टाइप के बनेंगे अपने? वोलाटाइल सॉल्यूट विथ सॉल्वेंट और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट विथ सॉल्वेंट। ये दो तरह के सॉल्यूशन बनेंगे अपने। ओके तो राउल्स लॉ दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ओके किस तरह से है वो अपन देखते हैं। ये जनरल स्टेटमेंट हो गया फॉर एनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ओके लेकिन क्या होगा अगर सॉल्यूट वोलाटाइल है तो किस तरह का इक्वेशन बनेगा, क्या होगा अगर सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल है तो किस तरह का इक्वेशन बनेगा, ये अपने को देखने का है। सो राउल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल सॉल्यूट। सॉल्यूट का ले लिया वोलाटाइल, सॉल्वेंट तो हमेशा वोलाटाइल है ही है। ओके इससे अलग से बात करनी। तो इस केस में देखो स्टेटमेंट इस तरह से चेंज होगा, यही फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल सॉल्यूट, ठीक है ना? मतलब ऊपर का ही ले लिया अपन ने। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मतलब पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं। अब मान लो कि इफ यू गो टू दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ओके तो ये जो ब्लैक पार्टिकल्स है इनको अपन ने ए बोला था, तो लेट्स कॉल दैट एज पी ए। ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। ओके और ये जो है रेड पार्टिकल्स इसको अपन ने बी बोला था, सो लेट्स कॉल दिस एज पी बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। जो टोटल प्रेशर रहेगा, टोटल प्रेशर विच इज बेसिकली इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। टोटल वेपर प्रेशर जो रहेगा वो सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अब हम जो बात कर रहे हैं सेकंड, जो अपन ने अभी जो राउल्स लॉ देखा वो पी ए और पी बी की बात कर रहे हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ये काय के ऊपर डिपेंड करेगा, इसका इसमें कितना मोल फ्रैक्शन है उसके ऊपर। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी ये काय के ऊपर डिपेंड करेगा, इसका कितना मोल फ्रैक्शन है उसके ऊपर। ओके सो दोनों जो है पार्शियल प्रेशर दैट विल डिपेंड अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। ओके तो यहाँ पे अपन ए और बी ना लेते हुए 1 और 2 लेंगे। ओके दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है। ओके सो वी आर नॉट वरीड अबाउट विच वन इज सॉल्यूट एंड विच वन इज सॉल्वेंट। ओके तो अगर फर्स्ट कंपोनेंट लेते हैं अपन, सो हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। अगर मान लो मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है तो इसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा ना। अगर मान लो मैं ब्लैक जो डॉट्स है इनका प्रोपोर्शन बढ़ा देता हूँ तो यहाँ पे ब्लैक डॉट ज़्यादा हो जाएंगे, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ज़्यादा हो जाएगा, इजंट इट? ओके करस्पॉन्डिंगली पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कम हो जाएगा क्योंकि अभी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी डिक्रीज हो गया, तो पी बी जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी ये डिक्रीज हो जाएगा। और अगर मैं पी बी को या फिर बी को बढ़ाता हूँ, बी का प्रोपोर्शन यहाँ पे बढ़ाता हूँ, बी का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा करता हूँ, तो फिर क्या होगा, पी बी बढ़ जाएगा लेकिन पी ए कम हो जाएगा। अंडरस्टूड है? सो प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालते हैं अपन। हमको ये मालूम हो गया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये और कौन सा फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा? इट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन, मतलब प्रोपोर्शनलिटी का जो टर्म आएगा दैट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट। तो अपन यहाँ पे नेचर ऑफ सॉल्यूट लिख रहे हैं, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालेंगे अपन, तो ये जो रहेगा नेचर ऑफ सॉल्यूट ये तो कांस्टेंट रहेगा ना, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एनीथिंग एल्स। ओके उसका जो भी इनहेरेंट नेचर रहेगा, जो भी उसके अंदर की बॉन्डिंग रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। सो दैट इज गोइंग टू बी टेकन एज अ कांस्टेंट। तो उसको अपन ले रहे P1 नॉट। ओके प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल रहे हम और उसके जगह यूज़ कर रहे हैं P1 नॉट। तो ये इक्वेशन हो जाएगा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट टाइम्स x1। ओके P1 नॉट क्या है? ओके P1 इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट।
प्योर कंपोनेंट। ओके, जैसे कि यहाँ पे अगर लेता हूँ मैं, इसी डायग्राम से मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ, 1 सेकेंड। सो लेट्स कॉल दिस एज P1 एंड लेट्स कॉल दिस एज P2, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे प्योर है ना, यहाँ पे कुछ है क्या और नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, P1 नॉट, इसको P2 नॉट बोल देंगे। ये मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था कि ये इस तरह से क्यों लिखते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट अगर लिखना है तो उसको नॉट से अपन इंडिकेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे 2 कंपोनेंट है, ओके, इसको अपन P1 बोल रहे हैं और इसको अपन P2 बोल रहे हैं। टोटल वेपर प्रेशर जो रहेगा इस सॉल्यूशन का, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू P1 प्लस P2। अब यहाँ पे देखो P1 इज इक्वल टू, क्या बोल रहे हैं अपन, P1 जो है वो काय के ऊपर डिपेंड करेगा, ये लिक्विड में किस तरह का बॉन्डिंग है, स्ट्रांग है, वीक है, उसके ऊपर डिपेंड। अब ये जो अगर 2 डायग्राम देखे तो अपन ने क्लियरली क्या दिखता है, किसकी बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग है, 1 की या 2 की। 1 की बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग है, तभी तो यहाँ पे वेपर कम है, इजंट इट। ओके, तो अपन बोलेंगे P1 इज इक्वल टू P1 नॉट टाइम्स x1। ये एक इक्वेशन हो गया। ऐसा इक्वेशन मैं सेकंड के लिए भी बनाऊंगा, P2 इज इक्वल टू P2 नॉट, ओके, P2 नॉट टाइम्स x2। और ये दोनों वैल्यूज़ मैं ये इक्वेशन में लिख दूंगा तो मेरे को टोटल वेपर प्रेशर मिलेगा। समझ में आया कि किस तरह से मैं P1 और P2 निकाल रहा हूँ। P1 और P2 निकालने के लिए मेरे को क्या लगता है, उनका प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर लगता है मेरे को, ओके, और ये कांस्टेंट रहेगा, ये तुमको दिया रहेगा। सो कंपोनेंट 2 के लिए सेम इक्वेशन बनता है अपना, सॉरी, कंपोनेंट 2 के लिए हमारा सेम इक्वेशन बन रहा है, ओके। और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से हम बोलते हैं P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2, और P1 हमको मालूम है, दैट इज P1 नॉट x1, और P2 अपने को मालूम है P2 नॉट x2, ओके। अब यहाँ पे मैं x1 ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं x2 ले रहा हूँ। आई कैन राइट x1 एज 1 माइनस x2। ये अपन ने मोल फ्रैक्शन में पढ़ा है बेसिकली। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे x1 के जगह 1 माइनस x2 लिख रहा हूँ, दैट्स ऑल। और फिर मैं ब्रैकेट को सॉल्व कर दूंगा, इट्स वेरी इजी टू डू, यू कैन सॉल्व दैट, ओके। सो ये हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ये वाली लाइन P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2 प्लस P2 नॉट x2, ठीक है। अब ये दोनों x2s मैं जमा कर लूँगा एक जगह, तो ये हो जाएगा P2, इज इट P2 नॉट माइनस P1 नॉट और ब्रैकेट के बाहर x2, और ये हो गया P1 नॉट। तो ये हो जाएगा मेरा टोटल वेपर प्रेशर, ओके। x2 जो है या 2 जो है, कंपोनेंट 2, इसको अपन सॉल्यूट बोल रहे हैं, और कंपोनेंट 1 जो है दैट इज अ सॉल्वेंट, ओके। तो देखो मैंने टोटल वेपर प्रेशर के लिए एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन बनाया है, वो है P1 नॉट विच इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1, ओके, प्लस P2 नॉट विच इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 2 माइनस P1 नॉट, दोनों का डिफरेंस ले लिया, टाइम्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। देखो 2 इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन यूज कर सकता हूँ मैं, या फिर ये भी इक्वेशन, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है हमको कौन सा, सॉरी नॉट दिस वन, दिस वन, ये इक्वेशन यूज कर सकता हूँ मैं। लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो कौन सा इक्वेशन यूज करना है ये मेरे को क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा बेसिकली, ठीक है ना, या फिर अपने को जिस तरह से समझना है उसके हिसाब से अपने को यूज करना है। यू कैन यूज आइदर और इक्वेशन, दोनों इक्वेशन एक ही है बेसिकली, लेकिन डिराइव करते हैं जब अपन इक्वेशंस, फर्दर इक्वेशंस जब अपन डिराइव करते हैं तो ये इक्वेशन से अपन डिराइव करते हैं। तो सबको समझ में आ गया कि किस तरह से हम टोटल वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। उसके लिए मैं ये सॉल्यूशन यूज़ करूँगा। हमेशा मेरे को बाइनरी सॉल्यूशन ही दिया रहेगा, ओके। जैसे मान लो वाटर प्लस इथेनॉल दे दिया है, वाटर मान लो अपना सॉल्वेंट है, तो ये हो गया सॉल्यूट। फॉर नोटेशन इसको मैं 1 बोलूँगा और इसको मैं 2 बोलूँगा, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे इसका जो रहेगा PH2O नॉट, ये वैल्यू मेरे को दी रहेगी, और यहाँ पे P इथेनॉल नॉट, ये दोनों वैल्यूज़ मेरे को दी रहेगी। ये जो मिक्स किए हैं इनका मेरे को कोई डायनामिक दिया रहेगा, जैसे मेरे को दिया है 8 ग्राम ऑफ वाटर मिक्सड विद
2 ग्राम ऑफ इथेनॉल, ठीक है ना। वहाँ से मेरे को मोल फ्रैक्शन निकालना इथेनॉल का, मोल फ्रैक्शन आ गया, ये वैल्यूज़ तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे रख के इस सॉल्यूशन का पी टोटल निकाल सकता हूँ। ओके, तो इस तरह से हम पी टोटल निकालते हैं। तो देखो कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ऑफ राउल्स लॉ। ओके, जो टोटल वेपर प्रेशर है ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट, बराबर है ना, वही किया अपन ने। यहाँ पे इस इक्वेशन में 2 कंपोनेंट है, लेकिन इस इक्वेशन में एक ही कंपोनेंट है। ओके, x2 ही यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसी तरह से मैं x1 के टर्म में भी इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ या एक्सप्रेस कर सकता हूँ, लेकिन वैसा न करते हुए मैं क्या करूँगा, इसको 2 बोल दूंगा, इसको 1 बोल दूंगा, प्रॉब्लम सॉल्व। ओके, सो एनी वन कंपोनेंट के टर्म में मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ टोटल वेपर प्रेशर। ओके, सेकंड पॉइंट, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2, जो सेकंड कंपोनेंट है। ओके, क्योंकि अपन ने सेकंड कंपोनेंट यहाँ पे ऐसे सॉल्यूट करके लिया है, तो जो टोटल वेपर प्रेशर है दैट विल वेरी लीनियरली। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो मैं ये कंपोनेंट बढ़ाता हूँ, ओके, और मान लो कि ये ज़्यादा वोलाटाइल कंपोनेंट है एज कंपेयर टू, जैसे यहाँ पे इथेनॉल इज़ मोर वोलाटाइल, तो अगर मैं इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन बढ़ाता हूँ तो टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। अंडरस्टूड है? जो वोलाटाइल कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन अगर मैं बढ़ाऊंगा तो टोटल वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अगर मान लो मैं वाटर का मोल फ्रैक्शन बढ़ाता हूँ और वाटर लेस वोलाटाइल है, तो क्या होगा फिर, टोटल वेपर प्रेशर कम होगा। समझ में आया ना? तो ये इसका मतलब हो गया कि इट विल वेरी लीनियरली विथ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। जो भी कंपोनेंट ले रहे हैं अपन, उससे लीनियरली टोटल वेपर प्रेशर वेरी होगा। So depending upon the vapor pressure of pure component 1 or 2, the mole fraction, so vapor pressure of the solution will either decrease or increase. ये डिपेंड करेगा कि कौन सा ज़्यादा वोलाटाइल है, कौन सा कम वोलाटाइल है, ठीक है ना। तो दिस पॉइंट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बेसिकली पहले 2 पॉइंट इज़ इंपॉर्टेंट। ओके, क्योंकि इसी का एक्सटेंशन हो गया, सेकंड पॉइंट का एक्सटेंशन हो गया थर्ड पॉइंट। ओके, जो भी वोलाटाइल कंपोनेंट है वो बढ़ाते हैं तो फ्रैक्शन बढ़ेगा, अगर उसका फ्रैक्शन कम करते हैं तो वो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो यूजिंग दैट वी कैन एक्चुअली प्लॉट अ ग्राफ। ओके, ये ग्राफ अच्छे से समझ लो, ठीक है। सो 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम टेकिंग अ पॉइंट इन अ सोल्यूशन। ओके, मैं अलग अलग सोल्यूशन बना रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने ये अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स ले लिए। ओके, सो पहला टेस्ट ट्यूब जो है उसमें वी हैव लेट्स से 5% इथेनॉल, सॉरी, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब जस्ट टेकिंग 100% वाटर। ओके, 100% H2। सेकंड टेस्ट ट्यूब में ले रहे हैं अपन मान लो 10% इथेनॉल। ओके, थर्ड टेस्ट ट्यूब में ले रहे हैं 20% इथेनॉल। फोर्थ टेस्ट ट्यूब में ले रहे हैं मान लो 80% इथेनॉल। ओके, और लास्ट टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं अपन 100% इथेनॉल। सो वी वेंट फ्रॉम 100% वाटर टू 100% इथेनॉल। इस तरह से अपन सॉल्यूशंस ले रहे या बना रहे। ओके, जैसे मैंने वाटर लिया और उसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अल्कोहल इथेनॉल ऐड करते गया। अगर मैं अल्कोहल ऐड कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, बिकॉज अल्कोहल इज मोर वोलाटाइल, तो जो वेपर प्रेशर जो रहेगा सॉल्यूशन का वो इंक्रीज होगा। ओके, बिकॉज वी आर एडिंग मोर वोलाटाइल कंपोनेंट, ज़्यादा वोलाटाइल कंपोनेंट ऐड कर रहे हैं, इसलिए वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। तो देखो यहाँ पे ये पॉइंट पे देर इज ओनली वाटर, 100% वाटर। ओके, सो हम बोल रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इज 1, दिस बिकम्स 100%। ऑब्वियसली ये 100% है, द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर गोइंग टू बी 0%। ओके, सो कंपोनेंट 2 हो गया इसमें 0%। ओके, इसका 0 फ्रैक्शन आ गया। अब मैं सेकंड पॉइंट लेता हूँ, जैसे ये ले लिया। ओके, तो यहाँ पे लेट्स ले 20%। ओके, सो ये 20% इथेनॉल है। Okay, and then this one is let's say 30% ethanol. This one is 50% ethanol. Okay, this one is say 70%. Okay, and this one is 80%, and this one is, again you can see यहाँ पे क्या रहेगा फ्रैक्शन, this one is 0% water.
ओके 0% वाटर एंड दिस वन इज 100% इथेनॉल। इस तरह से मैंने फ्रैक्शंस लिए। अब जैसे जैसे मैं इथेनॉल का प्रोपोर्शन बढ़ा रहा हूँ, देखो टोटल वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। ओके सो ये पॉइंट पे देर इज 100% वाटर, तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर रहेगा, यहाँ पे जो वेपर प्रेशर रहेगा दैट इज गोइंग टू बी P1 नॉट, क्योंकि यहाँ पे और कुछ नहीं है। ओके जैसे ये हो गया, यहाँ पे वेपर प्रेशर जो आ रहा है, यहाँ पे जो वेपर प्रेशर आ रहा है दैट इज प्योर वाटर का वेपर प्रेशर है, और प्योर वाटर का वेपर प्रेशर है तो इसको मैं क्या बोलूँगा, P1 नॉट। ये केस में दिस इज 100% इथेनॉल, तो ये P2 हो गया, प्योर है इसलिए नॉट लगा दिया। ओके सो दिस इज गोइंग टू बी योर P1 नॉट, और यहाँ पे ये केस में P2 नॉट। देखो यहाँ से अपने को पता चल रहा है कि ज़्यादा वोलाटाइल कंपोनेंट कौन सा है, सेकंड। फर्स्ट वन इज लेस वोलाटाइल, सेकंड वन इज मोर वोलाटाइल, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर इज मोर देन दिस। ऑलराइट, अब फ्रैक्शंस में क्या होगा, जैसे जैसे मैं फ्रैक्शंस बढ़ाऊंगा वैसे वैसे देखो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ओके ये इसका हो गया, यहाँ पे अगर जाता हो तो ये यहाँ पे आएगा, इसका वेपर प्रेशर यहाँ पे आ रहा है, इसका वेपर प्रेशर यहाँ पे आ रहा है, इसका वेपर प्रेशर यहाँ पे, और जब 100% हो जाएगा तो ये पॉइंट आ गया इसका। सो यू आर गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर। जैसे जैसे अपन इथेनॉल ऐड करते वी गेट अ स्ट्रेट लाइन, और यही राउल्ट्स लॉ है। राउल्ट्स लॉ ने क्या बोला था कि जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन अपन चेंज करते हैं तो वेपर प्रेशर लीनियरली चेंज होता है। ओके लीनियरली चेंज होता है, और इस वेपर प्रेशर के चेंज को मैं किसी भी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, यही राउल्ट ने बोला था। ओके देयर इज ऑल्सो दीज लाइन्स, ये जो लाइन आ रहे हैं ये है P1 नॉट, किस तरह से देखो डिक्रीज हो रहा है। ओके यहाँ पे P1 नॉट था, अब जैसे अगर मैं सॉल्यूशन लेता हूँ ये वाला, तो ऑब्वियसली ये वाटर की लाइन है, वाटर के वेपर प्रेशर की। अब मैं यहाँ पे आ गया तो दिस बिकम्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर। ओके दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर, दिस इज P1। ओके फिर ये फ्रैक्शन ले लिया, 30% इथेनॉल है, इथेनॉल बढ़ गया मतलब वाटर कम हो गया। अगर वाटर कम हो गया तो वाटर का पार्शियल प्रेशर भी कम हो जाएगा। ओके दिस इज अनदर P1। तो इस तरह से मेरे पास काफ़ी सारे P1 आ जाएंगे, और जैसे जैसे वाटर का मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है वैसे वैसे उसका वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अब मैं इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन बढ़ा रहा हूँ उस सॉल्यूशन में, यू आर गोइंग फ्रॉम ऑन दिस साइड, तो इस साइड में जा रहे हैं तो अपन P1 का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है वो हमको दिख रहा है। ओके ये डिक्रीज हो रहा है P1 का, लेकिन व्हाट अबाउट P2? P2 का वेपर प्रेशर, दैट इज P2 बोले तो पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल बढ़ेगा। स्टार्टिंग में 0 था बिकॉज देयर वाज नो इथेनॉल, लेकिन जैसे जैसे मैंने इथेनॉल ऐड किया वेपर प्रेशर बढ़ते गया। ये जो ग्राफ है दिखने में ही थोड़ा सा मेरे ख्याल से डरावना लगेगा, बट इफ़ यू थिंक अबाउट इट इट्स अ वेरी लॉजिकल ग्राफ। बेसिकली इसमें 3 लाइन्स है। ओके तुमको सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट तुमको समझना है, और स्टार्टिंग पॉइंट इज दिस वेयर वी हैव 100% वाटर, और इसमें हम थोड़ा थोड़ा इथेनॉल ऐड करते जा रहे हैं और वेपर प्रेशर मेजर करते जा रहे हैं। ओके एंड वी आर एंडिंग अप एट 100% इथेनॉल। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये अपना P1 नॉट हो गया क्योंकि इट्स 100% वाटर, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 या प्योर वाटर, और ये रहेगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथेनॉल। ओके एंड सो वेपर प्रेशर जो चेंज होगा जैसे जैसे मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ओके जैसे जैसे मैं इथेनॉल ऐड करते जा रहा हूँ वैसे वैसे वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि कंपोनेंट 2 इज मोर वोलेटाइल। ओके और एट द सेम टाइम वाटर का जो वेपर पार्शियल वेपर प्रेशर रहेगा या पार्शियल प्रेशर रहेगा वो डिक्रीज होगा, इथेनॉल का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होगा। ओके नाउ इक्वेशन क्या था इसका, अपना राउल्ट्स लॉ का इक्वेशन, P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। यस दैट वाज द राउल्ट्स लॉ। इसको मैंने एक्सप्रेस किया था P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट टाइम्स x1 बोलो प्लस P2 नॉट टाइम्स x2। अब P1 और P2 हम लोग कैसे निकालते हैं, P1 और P2 ऐसे निकालते हैं, ठीक है ना, इससे P1 निकालूंगा इससे P2 निकालूंगा। ओके
और ये हमको इसी ग्राफ से मिल रहे हैं। देखो P1 नॉट यहाँ पे है, P2 नॉट यहाँ पे है, तो बेसिकली मेरे को हर पॉइंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मेरे को ये ग्राफ मिल जाएगा। ओके, नाउ व्हाट आई वांट यू टू रियलाइज, जैसे मैं किसी भी एक इस पे आई जस्ट ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने। ओके, अब ये पॉइंट देखो, दिस इज P2, ओके, दिस इज P2 एंड दिस इज P1। ओके, P1 प्लस P2 क्या मिलेगा? P टोटल, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल द पॉइंट्स। ओके, अगर मान लो मैं कोई दूसरा लाइन लेता हूँ यहाँ पे, ओके, सो आई डू दैट, तो अब दिस इज P1 एंड दिस इज P2, P1 प्लस P2 क्या मिलेगा मेरे को? P total. Understood है? This is Raoult's graph. Okay, this is basically graphical representation of Raoult's law at any intermediate concentration. Okay, उसके लिए अपने को ये ग्राफ मिलता है। This is a very important graph, very important. Okay, क्योंकि इसी ग्राफ को हम modify करने वाले हैं to do more things. So make sure that you understood this. Okay, इसको जब रिकॉर्डिंग इसकी अवेलेबल हो जाएगी, मेक श्योर दैट यू वॉच द रिकॉर्डिंग। अगर ठीक से समझने नहीं आया है तो इसको थोड़ा और अच्छे से वॉच करो, ये रिकॉर्डिंग को, ये पोर्शन को, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द रेस्ट ऑफ द टॉपिक बेटर, क्योंकि इसी के दिस बिकम्स द सेंटर पॉइंट फॉर मोस्ट ऑफ द टॉपिक, नॉट ऑल ऑफ द टॉपिक बट मोस्ट ऑफ द टॉपिक इन दिस चैप्टर। ओके, ऑलराइट, सो नेक्स्ट अपन देख रहे हैं कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। मतलब कि obviously what we know now, just me go back to that slide, ये वाला जो स्लाइड है अपना। सो इस स्लाइड में यहाँ पे x1 है प्लस x2 इज इक्वल टू 1, ये हमको मालूम है मोल फ्रैक्शन। अब इन दोनों का जो भी मोल फ्रैक्शन का रेशो रहेगा उसके हिसाब से यहाँ पे वेपर प्रेशर रहेगा। ओके, एंड दैट वाज अबाउट राउल्ट लॉ। ओके, लेकिन ये जो है दिस इज वेपर फेज एंड दिस इज लिक्विड फेज। नाउ व्हाट आई वांट यू टू नो इज आई नो दैट दिस इज x1 प्लस x2, yes, that is equal to 1 basically. So x1 plus x2 is equal to 1, yes. What about the vapor phase? यहाँ पे भी तो वेपर्स है, मिक्सचर ऑफ वेपर्स है, तो यहाँ पे भी जो मोल फ्रैक्शन रहेगा उसको मैं बोलूँगा y1 प्लस y2। ओके, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 इन द वेपर फेज, दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू y1 प्लस y2 इक्वल टू 1, इवन इन दिस इज फॉर वेपर फेज, दिस इज फॉर लिक्विड फेज। अंडरस्टूड है? तो वेपर फेज में इनका मोल फ्रैक्शन क्या है? देखो, हमने अभी तक सिर्फ x टर्म्स यूज़ किया है, क्योंकि हम लोग जब भी मोल फ्रैक्शन निकाले अभी तक वी ऑलवेज डिड कैलकुलेटेड इट फॉर लिक्विड फेज। वेपर फेज के लिए अभी तक नहीं निकाले। वेपर फेज के लिए हम लोग x यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए अपन कौन सा टर्म यूज़ कर रहे हैं? y। वेरी सिंपल। ओके, सो दिस विल टेल अस द मोल फ्रैक्शन of 1 and 2 in the vapor phase, and they will also add up to 1 obviously. So composition in the vapor phase, okay, it's basically the same thing. 1 second. तो vapor phase का जो composition रहेगा, okay, that is in equilibrium with the solution, okay, and it is determined by the partial pressures of each component. Okay, so हम लोग बोल रहे हैं y1 and y2 are the मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स 1 and 2 इन द वेपर फेज। और यहाँ पे भी अपन डाल्टन्स लॉ ले सकते हैं। ओके, जो कि यहाँ पे अपन सॉल्यूशन में क्या बोल रहे हैं कि जो कंपोजिशन है वेपर फेज का दैट डिपेंड्स अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। ओके, सो P1 क्या है? P1 है पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 टाइम्स P टोटल। ओके, तो जैसे मान लो ये थोड़ा समझने में मेरे ख्याल से दिक्कत होगा तुमको, तो जस्ट गिव मी 1 second. So let's say we have vapor, and let's say this is air. So this is yellow dot is basically let's say O2, and the blue dot, जो blue dot है that is let's say N2. जो टोटल वेपर प्रेशर रहेगा यहाँ पे P total is equal to PO2 प्लस PN2. अब व्हाट इज PO2? PO2 कितना रहेगा?
PO2 इज इक्वल टू, देखो ये रहेगा मोल फ्रैक्शन यहाँ पे कितना है इसका, तो ये हो जाएगा YO2 मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे इसका मोल फ्रैक्शन कितना है टाइम्स उसका टोटल प्रेशर कितना है। ओके, अब मान लो कि अपना जो रूम है, अपनी जो रूम है उसमें देर इज एयर। ओके, सो वी हैव एयर इन द रूम। एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन कितना होता है, बताओ जल्दी। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन कितना होता है? 78% नाइट्रोजन, 22% ऑक्सीजन अप्रॉक्सीमेटली। यस, क्या मैं बोल सकता हूँ कि ऑक्सीजन का जो मोल फ्रैक्शन है दैट इज 0.22 और नाइट्रोजन का जो मोल फ्रैक्शन है दैट इज 0.78, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, अपने को मालूम है P टोटल इज 1 atm, तो P1 कितना हो जाएगा फिर 1 atm टाइम्स मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। सो PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ये कितना रहेगा, इसका मोल फ्रैक्शन कितना है 0.22 और टोटल प्रेशर कितना है 1 atm। ओके, सो दैट इज गोइंग टू बी 0.22, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट रूम इन अवर रूम बेसिकली। ओके, और उसी तरह से PN2 हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0.78। ओके, और दोनों का अगर सम करेंगे तो गोइंग टू बी इक्वल टू 1 atm। अंडरस्टूड है? इस तरह से अपन निकालते हैं पार्शियल प्रेशर, लेकिन जनरली अपने को पार्शियल प्रेशर का इतना काम नहीं आता। अपने को पार्शियल प्रेशर P1 ये तो अपन राउल्ट्स लॉ से निकाल ही सकते हैं। ओके, रिमेंबर द राउल्ट्स लॉ, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट टाइम्स x1, इससे मैं P1 निकालूंगा, और P टोटल ये अपने को जनरली दिया होता है, और अगर नहीं दिया है तो P1 प्लस P2 इज इक्वल टू P टोटल। ओके, तो मैं वेपर फेज में उसका कितना मोल फ्रैक्शन है ये निकाल सकता हूँ। इसी इक्वेशन को मैंने चेंज कर दिया फॉर Y1। अंडरस्टूड है? सो दिस इज द इक्वेशन फॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इन वेपर स्टेट एंड दिस इज सेम फॉर वेपर कंपोनेंट 2। ऑलराइट, तो ये भी इक्वेशंस तुमको ध्यान में रखने हैं। आइदर और यू कैन रिमेंबर दिस इक्वेशन, दिस इज एक्चुअली मोर इंट्यूटिव, क्योंकि यू नो ये एयर वाला एग्जांपल जो है वो ज़्यादा अच्छे से अपने को समझ में आता है। ओके, अगर मान लो, जैसे मान लो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर 2 atm है, ओके, तो इसका पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना रहेगा, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर 2 atm है तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना रहेगा 0.44। अंडरस्टूड है? क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, P टोटल जो है 2 उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.22 को, और उसी तरह से नाइट्रोजन का जो है वो बढ़ जाएगा, ये भी डबल हो जाएगा। इसका कितना होता है डबल 1.5 से, ये हो जाएगा इस केस में PO2 इज इक्वल टू 0.44 and PN2 is equal to 1.56। ओके, एंड देन यू ऐड दिस टुगेदर तो कितना मिलेगा अपने को 2 atm। उसी तरह से ये इक्वेशंस में तुमको Y1 और Y2 निकालते आना चाहिए बस। ओके, जनरली अगर तुमको पूछा तो Y1 और Y2 का मतलब जनरली पूछते हैं। सो दैट वाज अबाउट कंपोजिशन इन वेपर फेज। ओके, लेट्स टेक अ रिव्यू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन ठीक से पढ़ो और इसका आंसर करो। तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर जो मेरे को दिया है, ओके, वेपर प्रेशर जो दिया है दैट इज़ बेसिकली इसका PCHCl3 नॉट ये दिया है, दैट इज़ 200 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, एंड दिस इज PCH2Cl2 इज इक्वल टू 415 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ये सॉरी नॉट, ओके, दोनों के वेपर प्रेशर दिए है प्योर सॉल्वेंट के। ऑल आई नीड इज़ टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन के लिए मेरे को मासेस दिए हैं इनके, तो मासेस और मॉलिक्यूलर मास से मैं इनके मोल्स निकालूंगा, मोल्स से मैं मोल फ्रैक्शन निकालूंगा। ठीक है, एक बार मोल फ्रैक्शन निकल गए तो राउल्ट्स लॉ से
I can calculate the total vapor pressure of the solution. और then y1 अपने को निकालना है यहाँ पे. We just saw that y1 वाला जो इक्वेशन था, ओके, P1 डिवाइडेड बाय P टोटल. ओके, तो इस तरह से ये आते हैं. ठीक है ना. ये अपना स्टेप 1 था. स्टेप 2 में फ्रॉम द गिवन मास वी कैन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर. सो वी यूज़ दिस इक्वेशन, दैट इज़ द राउल्स लॉ. उसके लिए मेरे को x2 निकालना है. ओके, और ये इक्वेशन से मैं वेपर मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज निकालूंगा. ओके, सो देखो ये हो गए मोल्स ऑफ मिथिलीन डाइक्लोराइड. दिस इज़ द मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म, और मोल फ्रैक्शन ओके 0.688 आता है डाइक्लोरोमीथेन का, और मोल फ्रैक्शन क्लोरोफॉर्म का आता है 0.31. ये मैंने 1 माइनस निकाल के कर दिया सीधा सीधा. ओके, इसका मोल फ्रैक्शन आया तो 1 माइनस कर दिया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म आ गया. सो मेरे को मोल फ्रैक्शन मिल गया है किसी एक का. ओके, तो किसी एक को मैं यूज़ कर रहा हूँ. मान लो कि इसको अगर मैं 1 यूज़ कर रहा हूँ, एंड दिस इज कंपोनेंट 2. वी कैन असाइन आर्बिट्ररी कर सकते हो, किसी को भी 1 या किसी को भी 2, एंड देन यू कैन यूज़ दिस इक्वेशन P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस. तो ये अपने को दिया ही है, ये सारे टर्म्स दिए हैं. ये अपन ने निकाला, दैट इज़ 1 या 2, जो भी यूज़ करना है कर लो, दैट इज़ फाइन, एंड यू विल गेट P टोटल. और P टोटल आता है 347, मतलब 348 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी अप्रॉक्सीमेट. ओके, और फिर वेपर प्रेशर के लिए अपन डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यूज़ कर रहे हैं. P1 इज इक्वल टू y1 P टोटल. P टोटल अपने को मालूम नहीं है अभी तक. ओके, सो हमको P1 निकालना पड़ेगा, P2 निकालना पड़ेगा, तो P टोटल अपने को मिलेगा. ओके, P1 निकालने के लिए आई एम यूजिंग P1 नॉट x1. तो ये P1 नॉट, ओके, ये अपने को दिया ही था, एंड x1. ओके, मोल फ्रैक्शन, सॉरी उल्टा हो गया ना ये. दिस इज x1 एंड दिस इज P1 नॉट. ओके, ये दिया था, एंड देन वी गेट P1 पार्शियल प्रेशर ऑफ वट एवर फर्स्ट कंपोनेंट, एंड दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट. दोनों को ऐड कर लेंगे तो अपने को टोटल मिल जाएगा, एंड देन यू यूज़ दैट. ओके, सो ये टोटल वेपर प्रेशर हो गया. ओके, ये अपन ने निकाला. सो दिस इज द सेम नंबर यू गॉट हियर. समझ में आया ना. मेरे को ये अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने सिर्फ दिखा दिया कि इस तरह से निकाल सकते हो तुम. ये तुम डायरेक्टली यूज़ कर सकते थे. ओके, लेकिन मेरे को P1 निकालना फिर भी ज़रूरी था. ओके, ये एक निकालना ज़रूरी था ही मेरे लिए, इज़न्ट इट, P1 निकालना. सो आई स्टिल हैड टू डू P1. P टोटल निकालने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इसके पहले वाले राउल्स लॉ के इक्वेशन से मैंने P टोटल निकाल लिया था. एंड देन यू यूज़ P1. सो दिस इज़ P1 डिवाइडेड बाय P1 नॉट डिवाइडेड बाय P टोटल. वी गेट मोल फ्रैक्शन. ओके, दिस इज़ इन द वेपर फेज एंड दिस इज़ इन द. अब यहाँ पे देखो, दिस इज़ 1 इज़ 0.82. थोड़ा सा लॉजिकली अपन देखने की कोशिश करते हैं. सो y1 कितना था, 0.82 एंड y2 इज इक्वल टू 0.28, इज इट 18, दैट इज y2. और यहाँ पे देखो, दिस इज x1 एंड दिस इज x2. यहाँ पे ज़्यादा वोलाटाइल कौन है? लुक एट द वैल्यूज़. x1 की वैल्यू कितनी है, 0.688, मतलब 70% पकड़ लो. दिस इज 70% and this is 30% approximately. Sorry, what I'm doing, 30% approximately ले रहे हैं अपन. This is 80%. Okay, and this is 20%. क्या आप समझ में आ रहा है? लिक्विड में 70% था, वेपर में कितना हो गया, 80%. ये सुनो, लिक्विड में 70% था और वेपर स्टेट में ये हो गया 80%. तो वोलाटाइल कौन हो गया? अब क्या इसके लिए मेरे को ये पूरा कैलकुलेशन करना ज़रूरी था? नहीं. क्यों नहीं? क्या मैं दोनों को सिर्फ देख के बता सकता हूँ कौन वोलाटाइल है कौन नहीं है? इज़ इट पॉसिबल? एब्सोल्युटली. क्या सोच रहे हो तुम लोग? इट इज़ पॉसिबल फॉर मी टू टेल विच वन इज़ मोर वोलाटाइल. किस तरह से मैं बता सकता हूँ? क्योंकि मैं इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकता हूँ. कौन से कॉन्सेप्ट से बता सकता हूँ? बताओ, कौन बता सकता है कि यहाँ पे मैं कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकता हूँ? दैट इज़ करेक्ट. और ये बताने के लिए अपन ने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया था? ये बताने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया था? डायपोल वाला. अरे सिंपल कॉन्सेप्ट लगाओ ना.
जब कोई चीज़ तुमको पूछी गई है विदाउट एनी कैलकुलेशन, ठीक है ना, जब विदाउट कैलकुलेशन कोई चीज़ पूछी है तो क्या यूज़ करोगे? दिमाग यूज़ करोगे, लॉजिक यूज़ करोगे, ठीक है ना। लॉजिक के लिए कोई साइंटिफिक बेसिस होना चाहिए, है ना, प्रार्थना नहीं करनी है अपने को, इजंट इट। तो डाइपोल वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। मिथिलीन डाइक्लोराइड और क्लोरोमीथेन, ये अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में देखा था, इफ यू रिमेंबर, मैं तुमको स्ट्रक्चर्स दिखाए थे। सो यहाँ पे क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इस तरफ पुल कर रहा है, ये इस तरफ पुल कर रहा है, ये इस तरफ पुल कर रहा है, ये इस तरफ पुल कर रहा है। तो ये जो फोर्सेस है दीज आर अपोजिट, इजंट इट, ओके। इसका एक डायपोल इस डायरेक्शन में बनेगा, लेकिन ये दो क्लोरीन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे जो नेट डायपोल रहेगा वो कम रहेगा एज कंपेयर टू इफ आई रिप्लेस वन ऑफ द हाइड्रोजन विथ क्लोरीन, ओके। अब यहाँ पे जो 3 क्लोरीन जो पुल कर रहे हैं ये पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ओके। ये तीनों एक दूसरे को पुल कर रहे हैं ऑब्वियसली, लेकिन ये पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर बना रहे, तो इसका जो नेट डायपोल रहेगा एग्जैक्टली डाउनवर्ड रहेगा और थोड़ा ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू मिथिलीन डाइक्लोराइड। समझ में आया? यहाँ पे 2 क्लोरीन पुल कर रहे हैं, यहाँ पे 3 क्लोरीन पुल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को। अंडरस्टूड है? तो ये अपना क्वेश्चन था। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। सो अभी तक अपन ने देखा फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट, अब अपन देख रहे हैं फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ओके। सो यहाँ पे दिस सॉल्यूशन, यहाँ पे जो ले रहे हैं अपन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट बोले तो सॉलिड सॉल्यूशंस हो गए, ओके, क्योंकि जनरली अपन सॉलिड को नॉन वोलाटाइल मानते हैं। तो क्या सॉलिड के पार्टिकल्स वेपर स्टेट में रहेंगे? मान लो यहाँ पे मैंने लिक्विड ले लिया, ठीक है, इसको कवर भी कर दिया है मैंने। अब यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स रहेंगे ऑब्वियसली, यहाँ पे जो पार्टिकल्स रहेंगे वो काय के रहेंगे? सॉल्यूट के पार्टिकल्स रहेंगे क्या यहाँ पे? इज इट पॉसिबल टू हैव सॉलिड पार्टिकल्स देयर बिकॉज सॉलिड इज नॉट वोलाटाइल? तो यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स यहाँ पे रहेंगे। यहाँ पे दोनों है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज अ सॉल्यूशन, लेकिन वेपर स्टेट में यू कैन ओनली हैव सॉल्वेंट पार्टिकल, सॉलिड के पार्टिकल्स नहीं रहेंगे। तो इस केस में अगर मान लो वाटर लेता हूँ मैं, उसमें शुगर ऐड कर रहा हूँ, तो वाटर का जो वेपर प्रेशर रहेगा प्योर, ओके, वो रहेगा PH2O नॉट, ओके। क्या इसका P शुगर नॉट रहेगा? कितना रहेगा? इट्स अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ना, तो इसका वेपर प्रेशर तो रहने का चांस ही नहीं है, इजंट इट? यस और नो? तो ये P शुगर नॉट जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0, इट इज नॉन वोलाटाइल, ओके। तो इसकी वजह से यहाँ पे आप इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, ओके। ये H2O। अब मेरे को बताओ, ये हो गया वाटर का वेपर प्रेशर, ओके, दिस इज वाटर्स वेपर प्रेशर, और P टोटल, ओके, दिस इज फॉर सॉल्यूशन। कौन सा ज़्यादा रहेगा? वाटर का वेपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा? शुगर सॉल्यूशन, ये शुगर सॉल्यूशन हो गया, या ये शुगर सॉल्यूशन है, एंड दिस इज बेसिकली प्योर वाटर। तो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा या शुगर का सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा? वाटर, वेरी गुड, एक्सेलेंट, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा। रिमेंबर कि शुगर के जो पार्टिकल्स है वो कुछ सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जिसके वजह से इफेक्टिव सरफेस एरिया क्या हो गया? कम हो गया। अगर इफेक्टिव सरफेस एरिया कम हो गया तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर रहेगा वो कम रहेगा। दैट इज व्हाट वी सेइंग। सो यहाँ पे अपन बोल रहे हैं प्योर वाटर जो रहेगा, मतलब जो भी वैल्यू रहेगी P नॉट, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी लार्जर दैन द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, ओके। जब भी अपन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो P नॉट इज ऑलवेज गोइंग टू बी लार्जर। जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो बनेगा दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी स्लोअर। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर लोअर हो रहा है, इजंट इट? लोअरिंग हो रहा है। अगर मैं शुगर डाल रहा हूँ, ओके, शुगर अगर मैं सॉल्यूशन में डाल रहा हूँ तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कहने से कि शुगर डालने से वेपर प्रेशर कम हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ जाएगा, ओके। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ एडिशन ऑफ शुगर
addition of sugar lowers vapor pressure and therefore boiling point increases. ये स्टेटमेंट सही है, ध्यान में रहेगा. इसी के ऊपर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, मैं चैप्टर का नाम क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है ना. अब बताओ, जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो हो रहा है यहाँ पे, ये जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो रहा है, ये काय के ऊपर डिपेंड करेगा? ये व्हाट विल इट डिपेंड अपॉन? क्या मैं ये बोल सकता हूँ कितना अमाउंट ऑफ शुगर एडेड. ओके, तो मैं शुगर कितना ऐड करता हूँ उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज हो रहा है. अगर मैं ज़्यादा शुगर ऐड करता हूँ तो वेपर प्रेशर ऑब्वियसली ज़्यादा डिक्रीज होगा. एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. समझ में आया? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं अपन वो प्रॉपर्टी जो सिर्फ अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सॉल्यूट, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट. ज़्यादा शुगर ऐड कर रहा हूँ तो ज़्यादा जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा डिक्रीज होगा. ओके, और ज़्यादा अगर डिक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा बढ़ेगा. इसीलिए जो सिरप होते हैं ना, जो पाक बनता है घर में, राइट, वो अगर गर्म कर देखोगे ना तुम, टेम्परेचर इसका बहुत ज़्यादा होता है. ओके, कि जितना ज़्यादा उसमें शुगर डालेंगे उतना ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है इनहेरेंटली. ओके, सो इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ओके, सो जैसे जैसे मैं नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, सो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट अगर प्रेजेंट है तो ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द वेपर. तो वेपर प्रेशर में, सो यहाँ पे दिस इज द सॉल्वेंट. ओके, सो सॉल्वेंट देखो, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. ये अपन इस तरफ जा रहे हैं फॉर एग्जांपल. और जैसे जैसे मैं इसमें सॉल्यूट ऐड करता हूँ तो वेपर प्रेशर क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा. ओके, एंड दिस इज प्योर सॉल्वेंट, सॉरी प्योर सॉल्यूट. ओके, ऑब्वियसली प्योर सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल है तो उसका वेपर प्रेशर 0 रहेगा. ओके, एंड दिस इज बेसिकली योर P1 नॉट. ओके, 1 अपन ले रहे सॉल्वेंट यहाँ पे. ओके, P1 नॉट ये हो गया, एंड दिस इज P2 नॉट, बट यू नो P2 नॉट इज 0, तो वही अपने को दिख रहा है. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट इज 0 बिकॉज इट इज नॉन वोलाटाइल. अंडरस्टूड है? तो इसके लिए अपने को अभी राउल्ट्स का जो इक्वेशन था वो डिराइव करना है. एंड इट्स वेरी इजी एक्चुअली. ये इक्वेशन अपने को मालूम है, P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2, इज़न्ट इट? अब यहाँ पे मान लो कि P1 अपन ले रहे, P1 अपन सॉल्वेंट ले रहे और P2 इज सॉल्यूट. सो ऑब्वियसली P2 कितना रहेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट 0. तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ P टोटल इज इक्वल टू P1? यस. एंड P1 इज इक्वल टू कितना था, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1. ओके, दैट इज अवर P टोटल. ओके, और x1 को मैं 1 माइनस x2 लिख सकता हूँ. सो P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट 1 माइनस x1, सॉरी 1 माइनस x2. ओके, x1 को लिख रहा हूँ मैं 1 माइनस x2. सो ये अपना हो गया P1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2 टाइम्स P1 नॉट, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू P टोटल. ओके, किसका कैमरा ऑन हो गया? ओके, यू अंडरस्टूड दिस? दिस इज द इक्वेशन, बेसिकली दिस इज द इक्वेशन फॉर राउल्ट्स लॉ व्हेन द सॉल्यूट इज नॉन वोलाटाइल. ओके, इसी इक्वेशन से अपन डिराइव कर रहे हैं. P2 इज बेसिकली 0. इफ यू रिमेंबर दिस इक्वेशन इटसेल्फ, लेट मी गो बैक टू. ओके, सो ये इक्वेशन है ना, P2 कितना हो गया, 0. ओके, सो इक्वेशन क्या बनेगा, P1 नॉट प्लस P1 नॉट टाइम्स x2. तो P1 को मैंने बाहर निकाल लिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस x2, सॉरी 1 माइनस, इजंट इट? तो ये अगर करना है इसको, सो दिस इज 1 माइनस x2. तो जो राउल्ट्स लॉ था उसी में अगर P2 इज इक्वल टू 0 रख दूँ
तो मेरे को ये इक्वेशन मिलता है। तो ये अपना हो गया बेसिकली अबाउट राउल्स लॉ। ठीक है, अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट था दैट वाज अबाउट राउल्स लॉ। राउल्स लॉ अपन ने दो केसेस में स्टडी किया बेसिकली। सो दो सिचुएशंस में अपन ने राउल्स लॉ का इक्वेशन डिराइव किया। वन सिचुएशन था कि व्हेन द सॉल्यूट इटसेल्फ इज वोलाटाइल, और सेकंड सिचुएशन था व्हेन द सॉल्यूट इज नॉन वोलाटाइल। ये इक्वेशंस तुमको ध्यान में रखने हैं। ओके, एज फार एज आई रिमेंबर मोस्ट ऑफ यू को अभी वो इक्वेशन याद हो चुके हैं, क्योंकि अपन ने काफ़ी बार रिपीट किए, वो इक्वेशंस याद हो चुके हैं और समझ में भी आ गए। दैट्स व्हाट आई गेट द फीलिंग, एटलीस्ट जो लोग आंसर कर रहे हैं उनसे ये समझ में आ गया मेरे को। ओके, नेक्स्ट जो देख रहे हैं अपन, ध्यान में रखना, राउल्स लॉ स्टार्टिंग में जब अपन ने देखा था उसमें लिखा था फॉर आइडियल सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस दो तरह के रहेंगे, आइडियल एंड नॉन आइडियल। आइडियल सॉल्यूशन बोले तो वो सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को हर टेम्परेचर पे फॉलो करते हैं, हर कॉन्स्टेंट, नॉट टेम्परेचर तो अपन कांस्टेंट रखते हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन हर कॉन्सेंट्रेशन पे राउल्स लॉ फॉलो होता है। क्या ऐसा पॉसिबल है? हर कॉन्सेंट्रेशन पे राउल्स लॉ फॉलो होगा क्या? नहीं होगा ना। जनरली राउल्स लॉ जो है वो फॉलो होता है फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही राउल्स लॉ अप्लीकेबल है, इसी को अपन बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ओके, लेकिन अगर राउल्ट लॉ फॉलो नहीं हो रहा है तो उस सॉल्यूशन को अपन बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है वो दो तरह के हो सकते हैं। तो ये सिचुएशन तो बड़ी आसान सी सिचुएशन होगी ना। यहाँ पे तुमको सिर्फ ये देखना है आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के हैं, एक तो सॉल्यूट वोलाटाइल है, सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल है। कौन सा इक्वेशन यूज़ करना है वो देख लो, हो गया काम। ओके, इसमें ट्रिक तुमको होती है कि पार्शियल प्रेशर कैसे निकालना है, वही निकालने का ट्रिक तुमको देखना है। बेसिकली वो प्रैक्टिस से तुमको आ जाएगा। ओके, सो यूजुअली नॉट अ डिफिकल्ट थिंग टू डील विथ। नॉन आइडियल सॉल्यूशन यहाँ पे अपन थ्योरेटिकली देख रहे हैं। ओके, वी आर नॉट एक्चुअली गोइंग टू डिराइव इक्वेशंस हियर राइट नाउ, लेकिन सिर्फ थ्योरेटिकली समझते हैं अभी। सो नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के हो सकते हैं। एक तो ऐसे सॉल्यूशन, जैसे मान लो कि मेरा ये जो सॉल्यूशन है, तो ये सॉल्यूशन है और यहाँ पे जो पी टोटल है वो मैं राउल्ट लॉ से एक्सप्रेस कर सकता हूँ, इजंट इट? वेदर इट इज़ वोलाटाइल सॉल्यूट और नॉन वोलाटाइल। जस्ट टेक वोलाटाइल सॉल्यूट ले लेते हैं अपन, P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। ठीक है ना। क्या मैंने यहाँ पे वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, क्या वो मैंने मेजर किया? मैंने कैलकुलेट किया, इजंट इट? सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन क्या है, जितने भी फ्रैक्शंस है, दो फ्रैक्शंस है ऑब्वियसली, उनका वेपर प्रेशर क्या है, P1 नॉट कितना है, P2 नॉट कितना है, ये मेरे को टेबल से ही मालूम हो जाएगा। ओके, सो मैंने वेपर प्रेशर यहाँ पे कैलकुलेट किया, और अगर मैं एक्चुअली में मेजर करूँगा तो ये हो सकता है कि लेट्स कॉल दिस एज P एक्सपेरिमेंटल। ओके, P एक्सपेरिमेंटल, ये मैंने मेजर किया, प्रेशर गॉज लगाया है यहाँ पे और मैंने मेजर किया। सो ये हो सकता है कि P एक्सपेरिमेंटल इज़ मोर देन P टोटल, और ये भी हो सकता है P एक्सपेरिमेंटल इज़ लेस देन P टोटल। दोनों कंडीशन हो सकते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के हो सकते, नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के हो सकते हैं। एक जिसमें अपने को वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज मोर देन द राउल्स लॉ के जो इक्वेशन से अपने को पता चलता है। दूसरा फिर या तो ये लेस भी हो सकते हैं। ओके, तो इसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। ये हो जाता है पॉजिटिव डेविएशन वाला डेविएशन, एंड दिस इज एक्चुअली नेगेटिव डेविएशन। ये समझ में आ रहा है ना, नेगेटिव डेविएशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ रहा है, ओके, एज कंपेयर टू कैलकुलेटेड वैल्यू, और यहाँ पे वेपर प्रेशर इज लेस देन कैलकुलेटेड वैल्यू। इसको अपन बोल रहे हैं नेगेटिव डेविएशन। अंडरस्टूड है क्या ये? तो अब नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि ये किस तरह से अपन करते हैं। देखो, आइडियल सॉल्यूशंस का डिस्कशन शुरू होता है और फिर अपन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और फिर उसको कंपेयर करेंगे विथ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, जो कि दो तरह के हैं। एक जो कि दिखाते हैं पॉजिटिव डेविएशन, ओके, पॉजिटिव डेविएशन, और दूसरे दिखाते हैं नेगेटिव डेविएशन, और इनके फिर इम्प्लीकेशंस है।
पॉजिटिव डिविएशन दिखाते हैं उनसे क्या होता है, नेगेटिव डिविएशन होते हैं उनसे क्या अपने को मिलता है एक्सपेरिमेंटली, ये सब अपने को आगे देखना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज के क्लास में जो हुई दैट इज़ राउल्ट्स लॉ और उसका अंडरस्टैंडिंग, तो ये अच्छे से तुम समझ लो। ओके, सो यहाँ पे अभी अपन रुकते हैं और नेक्स्ट क्लास में अपन आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। ओके।